चलिए, तो पुनः मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज S26 लेकर आपके सामने हूँ और अभी तक 25 सीरीज आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं या आपने उनको पढ़ लिया होगा। तो आइए आज S26 सीरीज लेकर मैं आपके सामने हूँ। बिना किसी देर के हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे और जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए, तो सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद की बैठक में भाग ले सकता है। क्वेश्चन क्या है कि पार्लियामेंट्स का मेंबर ना होते हुए पार्लियामेंट्स की बैठक में कौन भाग ले सकता है। तो पार्लियामेंट्स का मेंबर ना होते हुए पार्लियामेंट्स की बैठक में कौन भाग ले सकता है। संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसका आंसर होगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बार बार क्वेश्चन आता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि संसद का मेंबर नहीं होता है लेकिन संसद की बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। पार्टिसिपेट करेगा बट कांट वोट। वोटिंग करने का राइट नहीं होता है, बोलने का, बैठने का, भाग लेने का अधिकार है किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, महान्यायवादी की, जो कि देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ये क्वेश्चन अलग से ही बनेगा कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो उसका आंसर भी क्या होगा? महान्यायवादी। और महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, जो कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार से संबंधित किसी भी की सुनवाई किसी कोर्ट, हाई कोर्ट में करने के लिए स्वतंत्र हैं, सरकार का पक्ष भी रखते हैं। और जिस तरह केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी, उसी तरह राज्यों में क्या होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। राज्यों में क्या होगा? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 165 में। तो राज्य सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा वो कौन होगा? महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स होगा, आर्टिकल 165 में। दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, रट लीजिए, इनको फिर से सुन लीजिए कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होगा? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी, पार्लियामेंट्स का मेंबर ना होते हुए भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। उसी तरह राज्यों में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, केंद्रीय सरकार जो भारत में, भारतीय संविधान में जो केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां वो किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में, लोकसभा में। तो आंसर क्या करना है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। आर्टिकल 53 के तहत केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद के तहत? 53। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले तो ये क्वेश्चन आप बताइए सिंपल से, गंगा को गंगा कहाँ से कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। क्योंकि गंगा की अगर हम बात करते हैं तो जब गंगा का जो ओरिजिन होता है वहाँ पर उसका नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम मान लें कि चूँकि गोमुख जहाँ से इसका ओरिजिन होता है और इधर से मान लीजिए ये निकलती है आपकी अलकनंदा, गोमुख से कौन निकलती है? भागीरथी। कौन निकलती है? भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम जहाँ पर हो जाता है वो प्लेस कहलाता है देवप्रयाग, और यहाँ से फिर इसको हम क्या बोलेंगे? गंगा। ध्यान रखिए, यानी कि गोमुख जहाँ से गंगा का ओरिजिन हो रहा है वहाँ पर इसका नाम भागीरथी होता है। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम देवप्रयाग में हो जाता है तो वहाँ से इसको गंगा कहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये कि गंगा को गंगा कहाँ से कहते हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में संगम किसका है? अलकनंदा और भागीरथी। किसका संगम है? भागीरथी और अलकनंदा। अब उत्तराखंड ये पीसेस में भी आया हुआ है, RO 14 में भी आया हुआ है, उत्तराखंड में भी आता है, हर जगह आता है। अब उत्तराखंड में बेसिक 5 प्रयाग है। अब पहले तो प्रयाग समझ लीजिए क्या होते हैं।
प्रयाग का मतलब ही होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हों। मोर देन टू रिवर्स, 2 या 2 से अधिक नदियों का जहाँ पर संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। जैसे अपने यहाँ प्रयागराज है तो यहाँ पर गंगा यमुना का संगम है, हालांकि सरस्वती का भी माना जाता है लेकिन वो अब अदृश्य है, तो गंगा यमुना का संगम तो है ही प्रयागराज में। तो प्रयाग का मतलब वो हुआ कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम उसे प्रयाग कहते हैं। जैसे देवप्रयाग में किसका संगम है? भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ से गंगा। तो उत्तराखंड में बेसिक 5 प्रयाग है जिनको भी उत्तराखंड पीसीएस देना है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वैसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब 5 प्रयाग कौन से? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग। रट लीजिए, कभी काम आ सकते हैं। देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। और खास बात यह है कि 5 प्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा में है। आपको रटना ही नहीं है, 5 प्रयाग अलकनंदा पे हैं। तो 1-2 जो महत्वपूर्ण प्रयाग होते हैं वो और देख लीजिए, बाकी ऑप्शन में अलकनंदा प्लस। जैसे देवप्रयाग से पहले एक फेमस पड़ता है आपका ये जो प्लेस है, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? बोलो, रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा तो आ रही है, तो ये क्या हो गई? मंदाकिनी। इससे पहले पड़ता है आपका विष्णुप्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णुप्रयाग। तो यहाँ पर अलकनंदा प्लस धौलीगंगा, धौलीगंगा। ऐसे ही आपका कर्णप्रयाग है ना, तो जहाँ पर अलकनंदा प्लस पिंडा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इन क्वेश्चंस में एक नदी कॉमन दिख रही है, अलकनंदा। और इसके जो 2 सर्वाधिक जो क्वेश्चंस बनता है, पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि देवप्रयाग में किसका संगम है? तो आप देख रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा का। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा कहाँ पर? देवप्रयाग, जहाँ से गंगा बोलते हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का संगम है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का संगम है। और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा प्लस अलकनंदा का संगम है। लेकिन 2 जो रटने सबसे ज़्यादा आपको है, भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग में जहाँ से गंगा कहते हैं, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। यानी कि अलकनंदा सब में कॉमन है, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे नंदप्रयाग हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे विष्णुप्रयाग, जो भी हो। आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए, कभी कभी 4 आते हैं मैचिंग के लिए, तो कम से कम 2 जो इंपॉर्टेंट वो तो आपको आनी चाहिए। देवप्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। अब यहीं पर 2 क्वेश्चन और हमारे बन सकते हैं। अब जो 2 फेमस टेम्पल हैं उनकी अगर हम बात कर लें, उत्तराखंड में जो 2 फेमस मंदिर हैं हमारे, एक बद्रीनाथ और एक केदारनाथ। आपने नाम भी सुने होंगे, अगर ध्यान से कभी गए भी होंगे बहुत से लोग घूमने। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, बद्रीनाथ और बाबा शंकर का जो फेमस है वो केदारनाथ। ये दोनों टेम्पल कौन कौन सी नदियों पर स्थित हैं? तो जो बद्रीनाथ है वो किस पर है? बोलो, किस पर आएगा? बताओ। और केदारनाथ बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर आता हो। ये क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बद्रीनाथ जो मंदिर है वो अलकनंदा पर है। किस पर है? अलकनंदा पर है। और केदारनाथ बाबा भोले का मंदिर है, ये मंदाकिनी पर है। और आपको याद होगा कि 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी केदारनाथ के पास, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर किसी कारण आई थी, कभी पूछ सकते हो। भी चौराबाड़ी ग्लेशियर फट गया था और यही मंदाकिनी नदी की वजह से केदारनाथ में त्राईमाम मच गई थी। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर है, बद्रीनाथ अलकनंदा पर है, अलकापुरी पर है ना। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है। ऐसी कहानी मानी जाती है कि जो बद्रीनाथ है वहाँ पर पहले नारायण यानी कि विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे और अचानक भयंकर बारिश होने लगी, तो नारायण को बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक बेरी का रूप धारण कर लिया था। और बेर जानते हैं ना, बेर के पेड़ के रूप में, ताकि उनको बचाया जा सके। और इसीलिए वहाँ पर वो बद्रीनाथ की स्थापना भी, खैर वो बात की बात जब भी हम देखेंगे। बद्रीनाथ जो धाम है, बाद में इसकी स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य जी ने। किसने की थी? शंकराचार्य। जो 4 मठ बनाया ना, बद्रीनाथ, पुरी, बद्रीनाथ हो गया, दूसरा पुरी हो गया है ना, बद्रीनाथ पुरी, पुरी कहाँ? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। और गुजरात में और साउथ में श्रृंगेरी। तो बद्रीनाथ की स्थापना भी उन्होंने ही की, जैसा माना जाता है। और केदारनाथ में समाधि ली थी आचार्य शंकराचार्य ने। खैर याद रखिएगा इन सब क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी हाल ही करंट भी इसको आप समझ सकते हैं। रसिन बांध परियोजना कहाँ बन रही है? रसिन बांध परियोजना कहाँ पर है? तो ये बाणगंगा नदी पर। कहाँ पर है बोलो? बाणगंगा नदी पर, चित्रकूट यूपी में बन रही, जो कि अभी 21 मार्च 2021 में ही इसका कार्य पूरा हुआ है। आ सकता है क्वेश्चन। रसिन बांध
बाण गंगा नदी, चित्रकूट यूपी, मार्च 21 में इसका कार्य पूरा हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यूपी से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में धार्मिक जनसंख्या का अवरोही क्रम क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार जो रिलीजियस पॉपुलेशन है यूपी में, उसका सीक्वेंस क्या है? तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन, फिर बौद्ध। हिंदू जो यूपी में है वो 79.73%, लगभग 79.7% आप मान लीजिए। मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32, ईसाई 0.18, जैन 0.11 और बौद्ध 0.10। कभी पूछ सकते हैं आपसे, तो यूपी में जो धार्मिक जनसंख्या का अवरोही है ना, डिक्रीज, घटता हुआ क्रम अगर हम याद रखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है ये आपका, बार बार आता है। एक्वारिजा या अम्लराज, क्या? एक्वारिजा या अम्लराज, पहले तो क्वेश्चन आ सकता है एक्वारिजा या अम्लराज का प्रयोग सर्वाधिक कौन करते हैं? तो स्वर्णकार, या जिसे आप सुनार जानते हैं, गोल्ड स्मिथ के रूप से जानते हैं, जब आप ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन है कि एक्वारिजा या अम्लराज स्वर्णकारों द्वारा जो प्रयोग किया था वो किसके मिक्सअप से बनता है? तो बार बार आप में आता है, तो आंसर क्या है? HNO3 + HCl, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है क्या? एक्वारिजा या अम्लराज, जिसमें सोने को बुलाने का प्रयास करते हैं। तो एक्वारिजा या अम्लराज जिसका प्रयोग स्वर्णकारों द्वारा किया था, इसमें किस चीज़ का मिक्सअप होता है? तो HNO3 + HCl, नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस का, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है। आप सब जानते हैं, आपने सबने यूज़ किया घरों में, खाने का जो सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? तो उसका आंसर लिखा है NaHCO3। NaHCO3 से क्या बोलते हैं? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात एक ही है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे करेंगे और आप इसी तरह इन क्वेश्चंस को रटते रहिए, लगातार बार बार देखते रहिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको संभव हो, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करते रहिए। आप अभी के इतने जो वीडियो आए उसमें भी अगर आप देखें, MP का जो प्री हुआ, उत्तराखंड का जो प्री हुआ और जो आपका PET का एग्जाम हुआ, इन सब क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। आप मिला करके चेक कीजिए, और स्वयं बच्चों ने भी लिखा हुआ है। तो और UPSI के हों, चाहे UP PET के हों, चाहे वो लेखपाल भर्ती वाले हों, चाहे ये GS, किसी में चेंज नहीं होनी। हाँ, उसका स्पेशल जो थोड़ा बहुत अलग से आएगा वो मैं अलग अलग एग्जाम में अलग कराता रहूँगा, चाहे वो करंट के लिए हो, चाहे वो स्पेशल जैसे UPSI के लिए आपका संविधान और विधि वाला पार्ट हो, या UP TET में पर्यावरण और बाल विकास वाला पार्ट हो। जो इससे कवर नहीं हो पाएगा वो स्पेशल मैं अलग से भी कराऊंगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को, जैसा नाम ही है ना ब्रह्मास्त्र, महाभारत में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो फिर उसके बाद जानते हैं आप रामायण में आप ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से आप इसको पढ़िए ब्रह्मास्त्र की तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन साइंस का, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार आता हुआ क्वेश्चन है। सूखी बर्फ रासायनिक रूप से क्या होती है? बार बार क्वेश्चन बनता है। तो जो सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस, सॉलिड CO2 होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ कहते हैं। सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस CO2 होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? इसका उपयोग किस में करते हैं? बोलो। एक तो आइसक्रीम, आप सब खाते हैं, पानी आ गया मुंह में खाते ही, आइसक्रीम निर्माण में किसमें करते हैं? आइसक्रीम निर्माण में। और दूसरा, इसका प्रभावकारी शीतलक के रूप में उपयोग करते हैं। प्रभावकारी शीतलक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना। एक तो आइसक्रीम, तो आइसक्रीम से आप याद रखिएगा, ठोस CO2 आप खाते हैं, यानी कि आइसक्रीम वाले तो आप लोग बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। चलिए, एंड्रागोगी किस का एक दूसरा नाम है? एंड्रागोगी किस एक का दूसरा नाम है? तो प्रौढ़ शिक्षा, जो एडल्ट प्रौढ़ शिक्षा जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है? एंड्रागोगी। एंड्रागोगी के संबंध किससे? प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? एंड्रागोगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बढ़िया है। साख लेटर ऑफ क्रेडिट, क्या? साख लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा जारी किया जाता है, या कौन जारी करता है इसका? तो किसके द्वारा? आयातकर्ता द्वारा, जो सामान को आयात कर रहा होता है, इम्पोर्ट। तो साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा तो आप तुरंत क्या कर देंगे? आयात करता, उसका आंसर कर देंगे ऑप्शन को देख करके। एक क्वेश्चन और हिस्ट्री का। आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था?
अब इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से करें, मान लीजिए ऑप्शन में आ गया कृषि, है ना, पशुपालन, शिकार, उद्योग, तब आपको आंसर क्या करना है। तो इनका मुख्य कारण तो आर्यों का जीविकोपार्जन मुख्य क्या था, शिकार था। हाँ, अगर शिकार नहीं होगा ऑप्शन में तब पशुपालन कर सकते, जब शिकार ना दिया हो तब, नहीं तो शिकार ही करेंगे, क्योंकि आर्य क्या घुमंतु प्रजातियाँ थी। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें मेन काम इनका शिकारी था। हाँ, उत्तर वैदिक काल तक आते आते और बढ़ते तो शिकार और पशुपालन, जबकि हड़प्पा सभ्यता का मेन क्या था, कृषि, याद रखिएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कबीर किस प्रसिद्ध संत के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे बताइए। तो आप सब जानते हैं कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके, रामानंद, जिनके प्रमुख 12 शिष्य थे, उनमें से एक कबीर भी थे। कौन थे, कबीर। कबीर का आप जानते हैं कि कबीर को बताया आपको, कबीर का जन्म कब हुआ था, 1398 में हुआ था। कहाँ, बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, लहर तारा तालाब के किनारे, ऐसा माना जाता है, लहर तारा तालाब के किनारे, है ना। किसने, एक नीरू और नीमा नामक, है ना, जुलाहे दंपति इनका पालन पोषण किया। और डेथ कब हो गई थी इनकी, 1518 में। 120 वर्ष ये जीवित रहे थे। और इसको मैंने इसलिए बताया है डीप में, क्योंकि इसी क्वेश्चन से ने मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजकीय डिग्री कॉलेज में हूँ मैं, वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंटरव्यू में ही बना था। जैसे उन्होंने कहा ना कि कबीर का जन्म कब हुआ, तो मैंने कहा 1398 में। बोले डेथ कब हुई, 1518 में। मैंने कहा लगभग 120 साल जीवित रहे। तो वो बोर्ड बोला कि क्या आप श्योर हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर। उन्होंने 3 बार मुझसे कहा। मैंने कहा सर मुझे इतने पता है कि कबीर का जो जन्म था 1398 में और उनकी डेथ कब हुई, 1518 में। तो ये लगभग 120 साल। खैर, तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, लहर तारा तालाब के किनारे। माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। किसके, विधवा ब्राह्मणी। तो उसने लोकलाज और सामाजिक अपयश के भय से इनको छोड़ दिया। कहाँ पर, लहर तारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। और वहाँ से गुजर रहे थे नीरू नीमा नाम के जुलाहे दंपति, जिनके कोई संतान नहीं। तो उन्होंने इस संतान को उठा लिया और इसका पालन पोषण किया और इसका नाम कबीर रखा। तो कबीर का जन्म बनारस में, और इसीलिए रामानंद जी इनको अपना शिष्य बनाना चाहते थे। बार बार ये कबीर जाते थे उनके पास कि हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, लेकिन नहीं स्वीकार किया। ऐसा माना जाता कि रामानंद जी प्रातः 4 बजे डेली बनारस में गंगा स्नान करने जाते थे। डेली का नियम था उनका। तो एक दिन कबीर जा करके सीढ़ियों पर लेट गए। बोलो क्या हो गए, सीढ़ियों पर जा करके लेट गए। और रामानंद जी उधर से स्नान करने आ रहे थे। अब 4 बजे अंधेरे में, तब तो था नहीं कि फ्लड लाइट लगी हुई, वहाँ पर कोई सौर लगा हुआ है, भयंकर से स्ट्रीट लाइटें लगी हुई, अंधेरा तो अंधेरा। और वो भी, तो जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तो एक पैर उनका चूंकि दिखा नहीं रामानंद जी को, और उनका पैर कबीर दास के पेट के ऊपर जाके पड़ा। कबीर, तो जैसे ही उनका पैर पड़ा तो अरे वो अचानक बोले कौन है, और उनके मुख से बोला हे राम, अरे राम कौन है, बोले कबीर है। तो उन्होंने फिर इनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य कौन हुए, कबीर। इनके 12 शिष्य में कबीर, आप सूरदास, कबीर, रविदास, धन्ना, पीपा, सेना, ये सब इनके शिष्य थे। तो कबीर प्रसिद्ध शिष्य थे। और कबीर के बारे में जानते हैं आप, फक्कड़, है ना, पंचमेल खिचड़ी भाषा इनकी, फक्कड़ी स्वभाव। और कबीर ने बहुत अच्छे कटाक्ष किए, तीक्ष्ण, उस घोर, मतलब सोचिए सिकंदर लोधी जैसे शासनकाल में, जब आप किसी भी संप्रदाय की बात नहीं, उस वक्त हिंदू मुस्लिम दोनों पर कठोर कटाक्ष किए, हिंदू पर भी और मुस्लिम पर भी। वो कबीर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। कबीर की जो प्रसिद्ध पुस्तक अभी पूछ सकते हैं आपसे कौन सी थी, बीजक, 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 साखी सबद रमैनी भी इसी की, साखी सबद रमैनी। अब आप कहेंगे आप कबीर बहुत पढ़ा रहे हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छा विषय, कबीर हैं भी बहुत अच्छे। अब मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि बीजक शब्द जैसे ही आया तो इससे फिर मुझे याद आ गया कि जो मैं नवोदय विद्यालय में जब प्रवक्ता था, मैं इंटर कॉलेज में, तो उसमें भी सिलेक्शन होने में इस बीजक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेरी। मैं टीचर जरूर हिस्ट्री का हूँ, तो आप कहेंगे कि हिंदी क्यों, तो जो भी बच्चे हैं वो क्वेश्चन कई पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। और जब कबीर की बात हिस्ट्री में आई है, इसमें मध्यकाल में आप पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन में, तो वहाँ पर भी हुआ कि कबीर ने कौन सी बुक लिखी। मुझसे पूछा उन्होंने नवोदय के जब इंटरव्यू था मैं नोएडा में बोर्ड में, कि कबीर ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो मैंने कहा सर कबीर ने कोई बुक नहीं लिखी। कबीर ने कहा कि मस कागज छो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। कबीर तो खुद कहते हैं कि मस कागज छो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। मस कागज, ना तो उन्होंने स्याही कागज छू नहीं, कलम कभी हाथ में गए नहीं, तो लिखते कहाँ से। तो बड़ा बोर्ड मुझसे बोला नहीं नहीं सही बताओ, तो मैंने कहा नहीं सर कबीर ने कुछ नहीं लिखा। जो कबीर के शिष्य थे धर्मदास, कौन थे बोलो,
धर्मदास, उन्होंने संकलित किया था किसको? बीजक को। तो वो जो वाणी कबीर बोलते थे, कबीर वाणी इसलिए कहते हैं ना कबीर वाणी, जो कुछ बोलते थे उनको भाषा क्या, और भाषा भी उनकी कैसी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। पंचमेल खिंचे, उनके पास पूरे वर्ड थे। तो धर्मदास ने बीजक का संग्रह किया था। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि बीजक का संग्रह किसने किया? तो धर्मदास ने। और उसी में साकी शबद रमैनी है। क्या है? साकी शबद रमैनी। तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद कबीर का पूरा लगभग मैंने डिस्कस कर दिया। अब कबीर में कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो आप चूकिए नहीं, है ना। कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाँव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास से बढ़िया कोई, मतलब कबीर को अगर आप पढ़ लेंगे, कबीर की उलटवासी समझ में नहीं आती बच्चों के, बरसे कंबल भीजे पानी, ये कबीर की उलटवासियाँ हैं। कभी आप अलग से पढ़िएगा क्या कहते हैं? बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल बरस रहा और पानी भीग रहा। इसको समझने के लिए खैर आपको हिंदी साहित्य पढ़ना पड़ेगा, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बम्बई में प्रथम महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों के तहत हुई? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि बम्बई में प्रथम महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो प्रोफेसर डी के कर्वे, प्रोफेसर डी के कर्वे के प्रयासों से बम्बई में प्रथम वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1960 में। कब हुई थी बोलो? 1916 में हुई। 1916 में हुई। और प्रोफेसर डी के कर्वे को बाद में आगे चल के 1958 में भारत रत्न भी दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न। पूछ सकते हैं कभी ये डीप क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन बार बार आता ही है कि बम्बई में प्रथम महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई। यही पूछ सकते हैं कब हुई? 1916 में। और किसके प्रयासों से हुई? तो डी के कर्वे के प्रयासों से हुई। 1958 में प्रोफेसर डी के कर्वे को भारत रत्न भी दिया गया था। सोन नर्मदा महानदी का उद्गम कहाँ से है? सोन नर्मदा और महानदी का उद्गम एक ऑप्शन करना होगा, तो अमरकंटक। कहाँ से? अमरकंटक। अलग अलग देख लें तो सोन तो अमरकंटक से ही निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से। क्वेश्चन यूपीएससी में कराया था कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से 180 डिग्री में दो नदियाँ निकलती हैं? 180 डिग्री में दो नदियाँ निकलती हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सोन और नर्मदा। अब कैसे हो जाएगा? क्योंकि नर्मदा जा रही है कहाँ पर? गुजरात की ओर, और सोन बोलो कहाँ जाती है? बिहार की ओर, गंगा में। तो 180 डिग्री के एंगल पर एक ही स्थान से दो निकलती हैं, दोनों अपोजिट। नर्मदा आती है गुजरात की ओर, सोन बिहार की ओर। और यहीं से थोड़ी बगल में महानदी का उद्गम होता है सिंघावा के पास से। सिंघावा की पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो महानदी अमरकंटक के पास से ही होती है। अगर तीनों ऑप्शन आएंगे तो अमरकंटक ही चुन लेंगे। वैसे डीप पढ़ना चाहेंगे तो सिंघावा की पहाड़ियाँ हैं धमतरी के पास, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। नर्मदा का अमरकंटक से होता है, 1312 किमी लंबी है, पश्चिम की ओर बहती है। सोन का संगम बिहार में होता है गंगा से, ये आप याद रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चंस में आज इस सीरीज का लेकर के आपके सामने हूँ। हरिके बैराज, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? बोलो, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम उसमें हुआ है। तो ब्यास और सतलज किसके संगम पर? ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज स्थित है। और इसी हरिके बैराज से भारत ही नहीं पूरे दुनिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। कहाँ से? हरिके बैराज से। कौन सी कैनाल? इंदिरा गांधी कैनाल। दिस इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। ये भारत सहित पूरी दुनिया की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? हरिके डैम से। हरिके डैम कहाँ पर है? ब्यास और सतलज के संगम पर। और ब्यास और सतलज की बात करें तो ब्यास का आप ओरिजिन जानते हैं कहाँ से? हिमाचल से है। कहाँ से? हिमाचल में ब्यास कुंड पड़ता है। क्या पड़ता है? ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास है, रोहतांग दर्रे वहाँ से निकलती है। और सतलज का ओरिजिन आप जानते हैं, कैलाश मान सरोवर है। कहाँ से? कैलाश मान, मैंने बार बार बताया, इसको आता भी राक्षस ताल, राकस ताल उसी को बोलते हैं हम, पहले राक्षस नाम था उसका। राकस ताल, क्या? राकस ताल, राकस ताल या राक्षस ताल कैलाश मानसरोवर से सतलज का ओरिजिन होता है, जो कि तिब्बत में स्थित है। अब तो चीन ने कब्जा कर रखा है तिब्बत में। तो एक क्वेश्चन अलग से इस तरह आता है कि भारत की कौन सी नदी हिमालय की तीनों सीरीज को क्रॉस करके भारत आती है? तो सतलज है, जो कि महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, उन सबको क्रॉस करके, जो ट्रांस हिमालय उस साइड हो गया सतलज वाला, फिर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो हिमालय की तीनों श्रेणियों को क्रॉस करके सतलज आती है। और हिमालय पार की नदी भी क्या है? सतलज है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही आ सकता है कि हिमालय के तीनों सीरीज को क्रॉस करके कौन सी नदी भारत आती है? तो सतलज करेंगे।
हर के बराज कहाँ पर है, व्यास और सतलज पर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, रटते रहिए, बार बार 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आपके लिए उतने ही लाभदायक होंगे जितना आप चाहते हैं। और विवेकानंद के शब्दों में उठो जागो, और जब तक आप सफल नहीं हो तब तक आप त्याग दो नींद, मोह, अविश्वास, और आप जाकर के तभी जाकर के सफल होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।